गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। और आज का अपना विषय है प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, टारगेट 2021 के लिए अपना बैच चल रहा है असिस्टेंट कमांडेंट यानी सहायक कमांडेंट के लिए, जिसकी एग्ज़ाम डेट 8 अगस्त 2021 में होने वाली है। तो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन कैसे किया जाता है और उसकी निर्वाचन के लिए उसकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं। और स्टूडेंट जानेंगे राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ सेशन को जो है शेयर कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चलते हैं और स्टार्ट करते हैं प्लीज़। और आप लोग यार शेयर ज़रूर कर दें। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जैसे कि आपके अपने घर का मुखिया कौन होता है, तो आपके दादाजी होते हैं। आपके घर का मुखिया जो होता है वो आपके दादाजी होते हैं ना, जिसको आप अपने बाबा जी बोलते हैं, है ना। तो वो आपके दादाजी होते हैं, आपके घर के मुखिया सबसे बड़े होते हैं। वैसे ही हमारा देश है और हमारे देश के जो सबसे बड़े होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, यानी कि वो हमारे देश के दादा हैं। तो प्रेसिडेंट हो गए हमारे राष्ट्रपति महोदय जी। तो वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट, अब भारत का जो भाग 5 है और उसका जो आर्टिकल है, यानी कि भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके यानी 52 से लेके 78 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भाग 5 है, उसके अनुच्छेद 52 से लेके 78 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और उसमें क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ ही साथ स्टूडेंट महान्यायवादी को भी शामिल किया गया है। यानी कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आता है और उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, मंत्रिमंडल आता है उनका, और उनके साथ साथ एक महान्यायवादी भी आता है। तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। यानी कि जो हमारा देश का राष्ट्रपति है तो वो क्या है? हमारे देश की शान है, हमारे देश की एक एकता, कम्युनिटी और अखंडता, सुदृढ़ता उसमें उसका वो प्रतीक है, एक सिंबल है एक तरीके से। तो स्टूडेंट, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके चुनाव में कौन कौन हस्तक्षेप कर सकता है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ना, और उसके लिए कितने, उसके लिए मतलब उसके सपोर्ट के लिए कितने एमपी चाहिए, तो वो सब इसमें हम जानेंगे। तो प्लीज़ यार शेयर जरूर कर दीजिए। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो वो जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है ना, जनता के द्वारा नहीं होता है। उसमें केवल और केवल हमारे जो एमपी एमएलए होते हैं उनके द्वारा किया जाता है ना। जनता सबसे पहले एमपी एमएलए को चुनती है, फिर एमपी और एमएलए मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपको समझ आया होगा। तो बात करते हैं, तो जनता यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है, जिनमें ये लोग शामिल होते हैं। तो अब बात करते हैं उसमें कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, है ना स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि ओनली ऑन जो चुनाव यानी कि चुन के आते हैं, जनता के द्वारा चुन के आते हैं, वही सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान दे सकते हैं, और कोई भी मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेता है ना। और जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी कि कुछ आपको पता होगा राज्यसभा में कितने चुने जाते हैं मनोनीत करके, 12 सदस्य चुने जाते हैं, और लोकसभा में 2 चुने जाते हैं, जिनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं एंग्लो इंडियन क्या होता है। तो एंग्लो इंडियन वो सदस्य होता है जिसके माता पिता में से कोई एक ब्रिटिश का हो, है ना। उसकी संतान जो है वो इंडिया में एंग्लो इंडियन के जरिए एक एमपी, एमएलए अथवा एमएलसी कोई भी बन सकता है
जिसको डायरेक्टली चूज किया जाता है, न कि उसको इलेक्ट्रोल यानी इलेक्शन की पद्धति से उसका चुनाव नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना। निर्वाचित, यहाँ पे ओनली निर्वाचित की बात हो रही है, न कि मनोनीत की, है ना। अब नंबर 2 कौन सा है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो हमारे राज्य होते हैं तो राज्य की विधानसभा होती हैं, तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, न कि राज्य की विधान परिषदों के सदस्य। यहाँ पे आपको ध्यान देना स्टूडेंट, राज्य की विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ओनली ऑन राज्य की विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और वो भी कौन से सदस्य भाग लेते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, न कि मनोनीत, है ना। तो एंग्लो जो एमएलए होते हैं, एंग्लो एमएलए वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। ओनली इलेक्शन लड़के, चुनाव लड़के, जनता के द्वारा जो उनका विधायक का वोट पड़ता है उस पर आपने वोट डाला होगा, वो सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो सबसे पहले कौन से हो गए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब स्टूडेंट बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं भी हैं। तो इन विधानसभाओं में जो चुनाव लड़के जीत के जाते हैं, सदस्य विधायक बनते हैं, वो यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं। तो आप यहाँ पे विशेष ध्यान दें। तो ये बात होगी हमारे राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके की। अब इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के द्विसदनीय, जहाँ पे द्विसदनीय विधानसभा का वो होता है, जहाँ पे 2 सदन होते हैं विधान मतलब राज्य में, वो लोग यहाँ पे मतदान में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, है ना। लेकिन स्टूडेंट दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भी इसमें भाग नहीं लेते हैं, ओनली निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं जो एमपी एमएलए जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये तो हुई राष्ट्रपति के चुनाव की बात, है ना। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के जो चुनाव में क्या होता है कि जिनका जो बैलेट पेपर से चुनाव होता है ना, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उसमें 4 वो होते हैं, हमारे पास 4 विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में से हमें अपनी चॉइस रखनी होती है कि हम फर्स्ट चॉइस पे किसको चुनेंगे, सेकंड पे किसको चुनेंगे, तब जाके इलेक्शन में फाइनल डिसीजन होता है। और राष्ट्रपति को जिसके पक्ष में ज़्यादा बहुमत निकलता है वो जो होता है वो मतलब चुनाव जीत जाता है और उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की अहर्ताएँ क्या हैं, शपथ एवं उसकी शर्तें। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लीज़ यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें आप। अब यहाँ पर राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अहर्ताओं को पूर्ण करना आवश्यक है। अब वो अहर्ता क्या है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि कोई भी विदेशी भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो कि क्या है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये इतने आर्टिकल हैं 5, इनके जरिए कोई भी विदेशी भारत में उसको मतलब ये अधिकार प्राप्त नहीं है ना। कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये आर्टिकल वो हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, हमारे देश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि कोई भी विदेशी चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि वो 35 साल की आयु को पूर्ण कर चुका हो, वो व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बनने के लायक होता है। वह लोकसभा अथवा राज्य लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, यानी कि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो अथवा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, है ना। वह किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति, अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति या फिर किसी राज्य का राज्यपाल और संघ शासित क्षेत्रों का कोई मंत्री किसी भी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के लिए अहर्क उम्मीदवार होता है, यानी कि कोई भी मंत्री जो होता है वो अथवा कोई भी राज्यपाल लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, और वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी लाभ के पद पर नहीं होते हैं। ये संवैधानिक प्रमुख हैं, ये चुनाव लड़ सकते हैं, इनको छूट होती है। ओके स्टूडेंट, अब इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसका फॉर्म फिलअप करने जाते हैं ना,
तो जैसे आपको पता होगा आप नौकरी के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए फॉर्म फिलअप होता है। तो उसके नामांकन के लिए ज़रूरत होती है स्टूडेंट यहाँ पे, तो उसके नामांकन के लिए कितने की ज़रूरत होती है, समय समय पर देश में अमेंडमेंट होते गए और उसको चेंज कर दिया गया है ना, जिसका प्रभाव क्या था कि जो भी मतलब भीड़ ज़्यादा हो जाती है उनको दूर करना था बस। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और वह 50 अनुमोदक होना जरूरी है, यानी कि उसके पक्ष में 100 MP जरूरी हैं। जो व्यक्ति 100 MP 100 MLA अपने पास कर लेगा वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है ना। अब ये तो हुई अनुमोदक और प्रस्तावक की बात, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, जो इतने लोगों को अपने साथ ले लेगा वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए फॉर्म भर सकता है। तथा उस उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में, यानी कि इंडियन रिजर्व बैंक जो है RBI में 15,000 रुपये, ओके स्टूडेंट, 15,000 रुपये उसको जमा करना होगा, जमानत राशि। अगर उसको यदि यानी कि उम्मीदवार को इलेक्शन में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें 1/6 भाग प्राप्त करने में वो असमर्थ होता है, यानी कि स्टूडेंट उसको 1/6 भाग मतदान प्राप्त करने में वो असमर्थ हो जाता है, तो यह राशि जो है वो RBI जब्त कर लेती है, अर्थात अपने पास रख लेती है। अगर उसको 1/6 से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उसको 15,000 रुपये की राशि जो है वो लौटा दी जाती है। और अगर स्टूडेंट वो राष्ट्रपति बन जाता है तो फिर तो उसकी बल्ले बल्ले है भाई, फिर तो उसको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, 15,000 की है ना, फिर तो उसको 5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी हर महीने और तमाम सुविधाएं सब कुछ मिलेगा उसे, है ना। तो स्टूडेंट सबसे अब ये क्या है इसमें, तो 1997 में यानी कि 1997 से पूर्व प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी, है ना। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि संविधान में तमाम अमेंडमेंट होते गए समय के साथ और प्रस्तावक अनुमोदक की संख्या को इंक्रीज किया गया और हमारी जो इसमें 15,000 रुपये की जो राशि थी, जमानत राशि बोलते हैं इसको, उसको भी बढ़ाया गया, उसको भी इंक्रीज किया गया। तो ये तो हुई हमारे राष्ट्रपति के चुनाव और उसकी अहर्ताएँ और उसकी शर्तों के बारे में। अब राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन, तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व औथ यानी कि शपथ लेता है, तो प्रतिज्ञान लेता है, अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है इसी प्रकार शपथ लेनी पड़ती है। ओके डियर स्टूडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर वो नहीं मौजूद है तो जो वरिष्ठ जस्टिस होगा, वरिष्ठ जज होगा, वो उसको शपथ दिलाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करते हैं राष्ट्रपति की सैलरी कितनी मिलती है। तो स्टूडेंट जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम पे राष्ट्रपति की सैलरी जो थी वो 50,000 रुपये थी, है ना। तो उसको अब बढ़ा के मतलब कितना कर दिया गया है, पहले 1.5 लाख किया गया, फिर अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति की सैलरी है वो 5 लाख रुपए पर मंथ कर दी गई है ना। और उसके कार्यकाल के समय में उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती है ना स्टूडेंट। ये तो हुई राष्ट्रपति की बात। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, तो स्टूडेंट राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि राष्ट्रपति को कैसे, चलो उसको हटाने की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, तो राष्ट्रपति को पद से हटाया किस प्रकार जा सकता है। तो स्टूडेंट राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है ना। तो लेकिन उसको 14 दिन पहले ये नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ हम महाभियोग लाग रहे हैं, आपने मतलब ये काम किया है, तो उसकी नॉलेज में लाना पड़ेगा, तब उस पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है ना। संसद के द्वारा चलाया जाता है, न कि विधानसभाओं के द्वारा। ओके स्टूडेंट, इस बात को आप विशेष यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब स्टूडेंट हम राष्ट्रपति की जो रिक्तता है उसको कैसे हम भर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति की अभी अचानक किसी दुर्घटना में या फिर किसी भी बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है ना, तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का जो रिक्त होता है वो क्या है देखते हैं। तो 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, है ना, उसके पद त्याग पत्र देने पर, है ना, पद से त्याग पत्र दे देता है वो, है ना, इस्तीफा दे देता है, रिजाइन कर देता है, अथवा महाभियोग से प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटा दिया जाता है उसकी मृत्यु पर। अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अहर्क न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित किया गया। यहाँ पे स्टूडेंट निर्वाचन कौन अवैध घोषित कर सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को वो शक्ति प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध भी घोषित कर सकता है, न कि हमारा इलेक्शन कमीशन। ओके स्टूडेंट,
अब यहाँ पे ये तो हुई, तो उस कंडीशन में 6 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति का पद भरना ही होता है। 6 महीने के अंदर अंदर केंद्र सरकार को राष्ट्रपति को नया राष्ट्रपति चुनाव के जरिए लाके वहाँ पे बैठाना पड़ेगा, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में और उसके कर्तव्यों के बारे में। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं उसकी, विधायी शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं, सैन्य शक्तियाँ होती हैं, आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होगा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है देश में, है ना। आपसे पूछ लिया जाता है भारतीय तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो सीडीएस या फिर उनका जो उनका चीफ ऑफ मतलब जिसको एयर चीफ मार्शल वगैरह है ना, जनरल वगैरह कौन होता है, तो आपको बताना है सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अब उसकी विधायी शक्तियाँ क्या हैं। राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन कौन सी, वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यानी कि जब भी राष्ट्रपति संसद का दोहरा सदन बुलाता है ना, द्विसदन को एक बार आहूत करता है, आह्वान करता है संयुक्त अधिवेशन का, तो उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ओके, यहाँ पे आपको ये बात विशेष ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है। अब वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संसद संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है ना। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है ना। वह साहित्य, कला व समाज से सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है और वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करता है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। वह देश के सर्वोच्च पदों पर लोगों की नियुक्ति करता है, जैसे कि हमारा यूपीएससी का अध्यक्ष होता है ना, हमारे सीजेआई होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, है ना, अटॉर्नी जनरल, और हमारे राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इनकी वो अपॉइंटमेंट भी करता है ना। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो यानी कि राष्ट्रपति अपना आपातकालीन शक्तियों का यूज कब करता है, तो आर्टिकल 352 है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है ना, कोई देश मतलब आक्रमण वगैरह कर देता है ना, तो देश में राष्ट्रीय मतलब शक्ति लगा दी जाती है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो वो हो गया आर्टिकल 352 में। फिर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 व 365 में। अब वित्तीय आपातकाल 360 में, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं उसकी मतलब वीटो क्या है, वीटो पावर क्या है। तो वीटो पावर तो यही है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो वो उसको 14 दिन के लिए मतलब उसको पारित करना होता है अथवा वो उसको मतलब संशोधन करने की वापस कर सकता है ना, उसको रोक के रख सकता है, उसकी ये वीटो पावर हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के जो हमारे प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो हमारे आर्टिकल हैं उनके बारे में। तो यार आपने अभी तक अगर चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर दें यार। ओके स्टूडेंट, जिससे क्या होगा हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की अथवा यूपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल बन जाए, है ना। हिंदी मीडियम में बैच चल रहा है और बाकी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर वहाँ पे दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर, तो आप उस पर बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी फुल हेल्प की जाएगी, है ना स्टूडेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52 में क्या है, तो भारत के लिए राष्ट्रपति, यानी कि जो आर्टिकल है अनुच्छेद है 52, उसमें क्या है, भारत के लिए राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति है और 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है ना। अब 57 में पुनर्चुनाव के लिए अहर्ता है। 58 में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता है। 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की दशा है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय है। 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 71 में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफी अथवा कम कर देना। 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना।
अब बात करते हैं 75 की। तो मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि। अब 76 में क्या स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 में भारत के महान्यायवादी यानी कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं तो उनका इसमें निर्वाचन होता है 76 के जरिए। अब 77 में क्या है, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। 78 में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व हैं। 85 में संसद के सत्र 17 तथा भंग करना। अब 111 में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमत प्रदान करना। 112 में संघीय बजट। 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, 123 में अनुच्छेद में है। 143 में क्या है, राष्ट्रपति जी को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से हेल्प ले सकता है। वो आर्टिकल 143 में यानी कि 143 में है, 143 में है। इस बात को याद रखें। यहाँ पे आपका जो राष्ट्रपति खत्म होता है जो चैप्टर है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दें कि आपका बैच जो है चल रहा है। इसका नाम क्या है बैच का, तो मैं आपको बता दूं, टारगेट 2021 CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन आपका चल रहा है। तो आप इस पर ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर जरूर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी और आज का अपना विषय है प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है टारगेट 2021 के लिए अपना बैच चल रहा है असिस्टेंट कमांडेंट यानी सहायक कमांडेंट के लिए, जिसकी एग्ज़ाम डेट 8 अगस्त 2021 में होने वाली है। तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन।